हाँ जी, सीए इंटर के सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंटर ऑडिट की इस रिवीजन क्लास के अंदर। और आज जो हम टॉपिक जिसका रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो जी, इस चैप्टर के बारे में मैं कहूं कि ये चैप्टर जो है वो सबसे आसान भी हो सकता है और सबसे मुश्किल भी हो सकता है। डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको ये कितना पसंद आता है। इस चैप्टर को अगर आप मुझसे ये कहें कि सर याद कैसे करें, तो मैं कहूंगा कि याद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस चैप्टर में आपको अपनी कलाकृति दिखानी पड़ेगी, आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से इंग्लिश बनाकर आनी पड़ेगी। इस चैप्टर का रट्टा नहीं लगाया जा सकता। मैं भी अब जब ये रिवीजन करवा रहा हूं तो इस रिवीजन के साथ में मैं आपको एक चीज बताता हूं कि नॉर्मली आप घरों में हनुमान चालीसा या ऐसे किसी पाठ का पाठ करते होंगे ना। ये आज की जो वीडियो है ना उसको उसी पाठ की तरह ही लेना, मतलब इस वीडियो को उसी तरीके से लेना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं, इसके बाद एग्जाम में आपकी इस बार 2 दिन की या 3 दिन की शायद छुट्टी ऑडिट में। जिस दिन आप एग्जाम दे के आएंगे कॉस्टिंग का, उसके इमीडिएटली बाद आप सबसे पहले ऑडिट की ये वीडियो सुनेंगे। उसके बाद फिर आखिरी दिन जाने से पहले हो सके तो फिर दोबारा इसकी एक वीडियो सुन जाना। बस ये चैप्टर अपने आप में प्रिपेयर है। कहीं भी इस चैप्टर का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ हेडिंग्स का रट्टा लगा लेना कि हेडिंग्स कौन कौन से लिखने हैं। ठीक है। इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है कि जब आप इन चीजों का ऑडिट करने जाओगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको किन किन चीजों को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका हर चीज से रिलेटेड ज्ञान होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आपको डेटर के बारे में कल्पना करो, डेटर के बारे में सोचो, तो आप क्या कहते हो डेटर के बारे में सोचते हुए? सर मुझे लगता है डेटर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मुझे चेक करने चाहिए, मुझे उनकी एजिंग रिपोर्ट देखनी चाहिए 0 से 60, 60 90, 90 से अबव। फिर मुझे डायरेक्ट कंफर्मेशन डेटर से जरूर लेना चाहिए कि बोल भाई तूने मुझे कितना देना है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटर्स, मतलब ये सब आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा और वही आपको वहां पर लिखना है। ठीक हो गई इतनी बात? चले तो अब इस चैप्टर के रिवीजन को हम शुरू करते हैं। आइएगा। हाँ जी, देखो जी, ये कहता है कि ये हैं सारे हेडिंग्स जिनका आपको ध्यान रखना है। चाहे आप इनकम का कर रहे हो, फाइनेंशियल, चाहे इनकम का आप ऑडिट करने गए हो, चाहे एक्सपेंडिचर का ऑडिट कर रहे हो, चाहे एसेट्स का, चाहे लायबिलिटी का। बस ये हेडिंग है और इनके बीच की गेम है जो आपको खेलनी है। अब सीए इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो कहता है कि जब हम एक्सपेंसेस या इनकम के बारे में बात करेंगे ना, तो इन फैक्टर को वो कंसीडर करके चलता है। कौन सा? अकरेंस, अकरेंस, कंप्लीटनेस, फिर देखो जी, कट ऑफ, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। ये इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर, दोनों के अंदर ये फॉलो करके चलते हैं। अकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, कट ऑफ। ठीक है जी। चलिए तो अब कैसे आप ध्यान रख सकते हैं? अकरेंस, कंप्लीटनेस, फिर उसके बाद आपका कट ऑफ, फिर उसके बाद आपका मेजरमेंट, फिर आपका डिस्क्लोजर्स। लो जी, इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के चल रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, एक कोड ध्यान रख लीजिएगा बस। कंप्लीट, कंप्लीट मतलब कंप्लीटनेस, कॉम्प, कंप्लीट कॉम्प। बस जी, इतना सा कोड ध्यान रखना कि जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ जाए तो आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। चलिए, अब कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना है ये भी देखिएगा। अब आप जब प्रेजेंट कर रहे होगे, जो मुझे लगता है कि जो ट्रेंड आना है वो क्या आना है, वो आपसे 4 नंबर पे 2 आइटम्स पूछेगा या माइट भी 3 आइटम्स पूछ ले कि बताइए जी इनका ऑडिट आप कैसे करेंगे। तो 2 या 3 आइटम्स के ऊपर सवाल आ सकता है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लगभग 10 से 12 नंबर का इसमें से आने का एक्सपेक्टेड है। बट सबसे अच्छी बात है कि इस चैप्टर में रटा नहीं लगाना। ठीक है। अब आप जब वहां प्रेजेंटेशन करेंगे तो ये जो रेलेवेंट एसर्शन है, आप इसे हेडिंग लिख सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट है पूरे के पूरे। हाँ जी,
लिख सकते हैं हेडिंग, और ठीक ठाक लिखेंगे तो फिर आप इसका हेडिंग लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर आप जैसे एक्सप्लेनेशन लिखी गई है उसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, और उसके नीचे फिर उसके बाद इसके बारे में पूरे का पूरा डिटेल मेंशन कर सकते हैं। बट इसके लिए जरूरी है कि आपको ये चैप्टर पूरे का पूरा याद हो, पूरे का पूरा स्टडी मटेरियल आपको ध्यान हो। वो आई डोंट थिंक सो कि वो वाली स्टेज तक मतलब आप इतना रट्टा लगा पाओगे, पॉसिबल नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग पॉसिबल नहीं है इतना रट्टा लगाना। तो फिर अब आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, आपको सबसे पहले अकरेंस, कंप्लीटनेस, इन सब के बारे में वन लाइनर एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि जब हम ऑडिट कर रहे होंगे किसका, मतलब से फॉर एग्जांपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कोई आइटम आपसे पूछता है तो ऑडिटर शैल कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। पहला अकरेंस, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिख दी। कंप्लीटनेस, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिख दी। ये पॉइंट नहीं लिखे कुछ भी, हर एक के बारे में आपने एक्सप्लेनेशन लिख दी जो भी यहां लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद 10 ऑडिटर शेल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर्स, समझ गए? उसमें ये 1 2 3 4 मतलब कोई जरूरी नहीं है कि फिर आपने अकरेंस में अकरेंस वाला पॉइंट लिखना है, कंप्लीटनेस में कंप्लीटनेस नहीं, 1 2 3 4 5 6 बस, दैट्स इट। ये सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन मानी जाएगी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली बैलेंस शीट से पूछे तो बैलेंस शीट के आइटम्स के बारे में एजर्शन लिख लीजिएगा और उनकी एक्सप्लेनेशन लिख दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन के सामने ना उसका पॉइंट लिखना थोड़ा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वो आपने अगर वो नहीं लिखा जो स्टडी मटेरियल कह रहा है उसके सामने। कंप्लीटनेस का पॉइंट वैल्यूएशन में डाल दिया, वैल्यूएशन का पॉइंट अगर एग्जिस्टेंस में डाल दिया तो दिक्कत आ सकती है। तो व्हाई टू टेक अ रिस्क, सिंपल से फॉलो अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। तो मैं दोबारा बोल देता हूं कि आपको क्या करना है, बड़ा सीधा सा। अगर कोई भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पूछता है, सबसे पहले एक्सर्शन, उसकी एक्सप्लेनेशन, ये पांचों छह एक्सर्शंस लिख लेना, 1 2 3 4 5, उनकी एक्सप्लेनेशन लिख ली। नाउ द ऑडिटर शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर, बस उसके बाद शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। सबसे पहले देखो जी अकरेंस, अकरेंस के बारे में अब आपने दिमाग लगाना है, चाहे इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो। कहता है जी एक्सप्लेनेशन कहती है अकरेंस के बारे में कि ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव अकर्ड, मतलब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शन आ रही हैं क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में आ रही हैं, क्या वो सही में हुई थी। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन, अब आप इसके नीचे ऑडिट प्रोसीजर में क्या लिखोगे भाई, क्या इंप्लॉय ऑडिटर टू वेरीफाई, क्या इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए थे ड्यूरिंग द पीरियड, पहला सवाल। दूसरा, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एनी अनऑथराइज्ड पर्सन, मतलब कंपनी के ही इंप्लॉय का खर्चा है, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन का जो कि कंपनी का इंप्लॉय नहीं है उसका खर्चा नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या इतना बना सकते थे? मैं कहता हूं इस लैंग्वेज से अपने आप बना सकते थे कि इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब दे वर इनकर्ड, मतलब सही में इनकर्ड हुए थे। और एक चीज का बस ध्यान रख लेना यहां पर कि जब आप ध्यान रख रहे हैं कि हाँ जी किसी अनऑथराइज एक्सपेंसेस, किसी अनऑथराइज पर्सन का एक्सपेंसेस इसमें नहीं है, ये नोट कर लो बस कि हाँ जी हम एक और इसमें ऐड कर दिया हमने, ये पॉइंट ये ध्यान रखेंगे आगे। फिर कहता है कंप्लीटनेस, अच्छा ऑल द ट्रांजैक्शन जो कि रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो सारी रिकॉर्ड हुई है, कोई ट्रांजैक्शन भूली नहीं हो, कोई एक्सपेंडिचर भूले नहीं हो, मतलब हम इसको बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ऑल द एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हैव बीन फुली अकाउंटेड फॉर। क्या मैं लिख सकता हूं कंप्लीटनेस को भी अपने आप बना के? ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। यहीं पर अगर इनकम कहता, यहीं पर इनकम कहता तो इसी हिसाब से मैं इनकम लिख देता। थर्ड पॉइंट, कट ऑफ whether all the income and expenses are reported in the correct accounting period, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछले अगले साल का खर्चा इस साल या पिछले साल का खर्चा इस साल डाल दिया हो। Employees benefit expenses recognized relate to the current period only, ये भी लिखने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक बड़ा ही सिंपल है, क्लियर है एकदम। आगे बढ़े, नेक्स्ट मेजरमेंट, ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एट देयर एप्रोप्रिएट अमाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो आपने रिकॉर्ड किए हैं हैव बीन मेजर्ड और कैलकुलेटेड करेक्टली या एक्यूरेटली। कोई दिक्कत? क्या नया सीखा आपने? कुछ खास नहीं। अब मैं हर आइटम्स पे ऐसे ही चर्चा करता रहूंगा, जहां कुछ होगा मैं कहूंगा कि इन पॉइंट्स का ध्यान रख लेना, बस वहां ध्यान रखते जाना और कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। हाँ जी, ये थोड़ा ना डिस्क्लोजर वाले पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस कैसे शो होने चाहिए? पहली बात,
contribution, salary and wages, contribution to the provident funds, expenses on the employee stock option scheme and staff welfare expenses. बस जी, ये प्रेजेंटेशन का थोड़ा पॉइंट ध्यान रख लेना. Company shall make the following disclosures about the employees expenses. पहला सैलरी वेजेस, दूसरा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. मतलब ये सारे चारों हेड आ जाएं, जरूरी नहीं है इसी सीरियल नंबर को याद करना है यार. सैलरी एंड वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, मतलब ये सारी चार में से अगर चार हेडिंग्स लिख पाओगे बस बहुत बढ़िया हो जाएगा. डिस्क्लोजर का पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रख लेना. ये वैसे तो आपने शेड्यूल 3 में भी कहीं ना कहीं रिकॉल किए होंगे. शेड्यूल 2 के अंदर ये चीजें आई थी अगर आपको याद हो. जितना अगर शेड्यूल 3 अगर आपने पढ़ा है तो बस उसका ज्यादा से ज्यादा यहाँ यूज है डिस्क्लोजर वगैरह का. ठीक है, तो ये हमने एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में देखा. अब हम सेल्स वगैरह के बारे में देखते हैं. बिल्कुल ठीक, वही का वही चलना है. अकरेंस, पहले आपने ऊपर अकरेंस लिखा होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, सारा लिख दिया होगा. अब नीचे आके ऑडिटर शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर. पहला, अकरेंस, क्या सही में सेल्स हुई है या नहीं हुई. मतलब रिकॉर्डेड सेल रिप्रेजेंट द गुड्स विच आर ऑर्डर्ड बाय द वैलिड कस्टमर एंड वर डिस्पैच्ड एंड इनवॉइस्ड इन द पीरियड. मतलब क्या ये सही में सेल्स हुई है, क्या सही में कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आए थे, क्या सही में गुड्स डिस्पैच हुई हैं और इनवॉइस हुई हैं. ये पॉइंट देख लेना. ऑर्डर्ड, डिस्पैच्ड एंड इनवॉइस्ड. दूसरा पॉइंट कंप्लीटनेस, सारी सेल्स रिकॉर्ड हुई है, कुछ छूटी तो नहीं है. तीसरा कट ऑफ, सेल्स जो रिकॉर्ड हुई है वो करंट ईयर की हुई है, अगले साल की सेल्स हमने यहां पर रिकॉर्ड नहीं की है. मेजरमेंट, सेल्स जो है वो करेक्टली एकदम प्रेजेंट की गई है, एक्यूरेटली प्रेजेंट की गई है. एंड यहां पे एक चीज ध्यान रखना, डिस्काउंट्स हैव बीन प्रॉपर्ली एडजस्टेड. ये लाइन ध्यान रख लेना, ये कीवर्ड्स है, जो भी कीवर्ड्स है बताता जा रहा हूं. डिस्क्लोजर, हाँ जी, सेल्स का डिस्क्लोजर कैसे करोगे. सेल्स का डिस्क्लोजर, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ सर्विसेज, डोनेशन या ग्रांट्स रिसीव्ड, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेस एक्साइज ड्यूटी. मेन है ये दो, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ सर्विसेज. इन दोनों आइटम्स का जरूर डिस्क्लोजर देके आना. ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं. तो ये सेल्स खत्म होता है और आगे बढ़ते हैं. तो सेल्स के बारे में कौन कौन सी चीजें रिकॉल करनी है, ध्यान रखना. सेल्स के बारे में, अकरेंस में, इसमें सेल्स में वही आइटम आई है जो ऑर्डर्ड बाय द कस्टमर थी, जिनको डिस्पैच किया गया है एंड इनवॉइस्ड किया गया है. ये तीन कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना. फिर कंप्लीटनेस पे लिख सकते हो, सेल्स सारी कंप्लीट है. अकरेंस कट ऑफ पे लिख सकते हो, केवल करंट ईयर की सेल्स इंक्लूड हुई है. मेजरमेंट में डिस्काउंट का पॉइंट, यानी कि कोई भी डिस्काउंट दिया गया प्रॉपर्ली एडजस्ट हुआ. और डिस्क्लोजर में ध्यान रखना, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ सर्विसेज, ग्रांट्स और डोनेशन रिसीव्ड, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेस एक्साइज ड्यूटी. तो आपने एक इनकम की आइटम देखी, आपने एक एक्सपेंसेस की आइटम देखी. अब हम बैलेंस शीट की आइटम पे आते हैं. तो मेरे पास है पहले इन्वेंट्री. अब इन्वेंट्री अब यहां पर कोड बदल जाएगा, ध्यान रखना. इन्वेंट्री में कोड बदल जाएगा, एसेट्स और लायबिलिटी में कोड बदल जाएगा. अब आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जिस्टेंस. मतलब क्या ये एसेट और लायबिलिटी सही में एग्जिस्ट करती है, क्या ये करंट ईयर की रियली में एग्जिस्ट करती है. कंप्लीटनेस, कट ऑफ और वैल्यूएशन, राइट एंड ऑब्लिगेशंस, फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स, और कुछ हो गया. लो जी, तो ये सब कुछ चीजें हैं. क्या क्या है, CCE, CCVR बना CCVR और साथ में बना आपका P. अच्छा, एक साथ में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर था ना, PD. ओके, ये आपका कोड बनता है जी. P या D जो मर्जी कह दो. तो मैं कोड बना रहा हूं यहां से, CD NVCR
प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की जगह मैंने डी लिया है, एग्जिस्ट। हाँ जी, CD इन VCR। आजकल तो आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो, पहले केबल टीवी आता था, उससे पहले VCR होते थे, तो CD इन VCR एग्जिस्ट करती है। ये कोड ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब पहली चीज क्या है जी, एसेट और लायबिलिटी के लिए एग्जिस्ट। एक्सप्लेनेशन में लिख दिया ये एसेट एंड लायबिलिटी या फिर इक्विटी बैलेंस। भाई सर इक्विटी को अलग क्यों लिखा, क्यों भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी ना, तो तीनों लिखे। एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी सही में एग्जिस्ट करती है एट द पीरियड एंड। इन्वेंट्री के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको क्या बताना पड़ेगा यहां पर, द ऑडिट प्रोसीजर शैल बी एज फॉलो। पहला, इन्वेंट्री जो कि बैलेंस शीट में आ रही है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। लिख लोगे, बहुत सिंपल है, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब सारी की सारी एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी बैलेंस जो कि रिकॉर्ड होने चाहिए थे रिकॉर्ड हो गए हैं। इन्वेंट्री के बारे में क्या लिखोगे, ऑल द इन्वेंट्री यूनिट हेल्ड बाय द एंटिटी हैव बीन रिकॉर्डेड। ठीक है जी। दूसरी बात, अब कीवर्ड्स यहां पे ध्यान रख लेना। इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी के बारे में लिख देना जरूर। इन्वेंट्री हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। आपके क्लाइंट के ब्याह पर अगर थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो उसे भी इंक्लूड होना चाहिए, हैज बीन इंक्लूडेड। अच्छा, अगर आपके क्लाइंट के पास ओरो की इन्वेंट्री पड़ी है तो उसे एक्सक्लूड होना चाहिए। मतलब इन्वेंट्री हेल्ड बाय द एंटिटी एज अ कंसाइनी शैल बी एक्सक्लूडेड। तो ये कीवर्ड्स ध्यान रख लेना इन्वेंट्री के अंदर। ऐसे ही हर एक के अंदर जो जो कीवर्ड्स होंगे मार्क करवाता जाऊंगा। नेक्स्ट, कट ऑफ। इन्वेंट्री जो भी रिकॉर्ड हुई है सारी करंट ईयर से रिलेटेड है। चलिए, यही आपने लिखा है, ऑल आइटम ऑफ इन्वेंट्री पर्टेन टू द रेलेवेंट ईयर, मतलब एंड डज नॉट इंक्लूड एनी एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इतना तो लिख ही सकते हो, कोई रिकॉल करने की जरूरत नहीं है ऐसे तो। वैल्यूएशन, सारी एसेट एंड लायबिलिटी हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन AS2 के अकॉर्डिंग होता है। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद AS2, व्हिचएवर इज लोअर। ये ध्यान रख लोगे इतना तो। आगे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एंटिटी का राइट है इस एसेट के ऊपर या एंटिटी का ऑब्लिगेशन है टू पे सच लायबिलिटी। अगर ऑब्लिगेशन के बारे में आए तो हाँ जी, एंटिटी का राइट है, मतलब एंटिटी ओन और कंट्रोल, ये कीवर्ड मार्क कर लेना, ओन्स और कंट्रोल द इन्वेंट्री रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लोगे। जो जो भी कीवर्ड्स हैं मैं मार्क करवाता जा रहा हूं हर एक आइटम के अंदर। आगे, अच्छा यहां पर क्या ये पॉइंट दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं, तो और दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं होगी इसे। फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स, इन्वेंट्री का डिस्क्लोजर्स किस तरीके से करते हो जी। शेड्यूल 3 के अंदर इन्वेंट्री शैल बी क्लासिफाइड, डिस्क्लोजर पे खास ध्यान देना, बार बार कह रहा हूं। रॉ मेटीरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, अरे भाई ये तो बचपन से 12th वाली मैडम सिखा रही थी, अब तो वैसे ही खून में बस चुका होगा। स्टॉक इन ट्रेड, जो ट्रेडिंग पर्पस से स्टॉक होता है उनके लिए। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, अदर्स, मुझे लगता है ये तो सारा आपको ध्यान ही रहेगा। फिर एक और बात ध्यान रख लेना, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, बस जी इतना ही शो कर देना, और कुछ शो करने की जरूरत नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट। समझ गए? तो लो जी, इनकम भी हो गई, एक्सपेंसेस भी हो गया, एसेट्स भी हमने करके देख लिए, इन्वेंट्री भी करके देख ली। अब हम अगली आइटम के ऊपर आते हैं, शेयर कैपिटल। चलिए, अब यहां पर थोड़ा आपने दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ये टेक्निकल मुद्दा है, थोड़ा सा शेयर कैपिटल, यहां पे दिमाग लगाओ, लगाना शुरू करो मेरे साथ। शेयर कैपिटल के बारे में आपसे पूछ रहा है, मुझे बताओ शेयर कैपिटल के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है। पहले अपने दिमाग में 30 सेकंड तक दौड़ाओ, 30 सेकंड मोर देन इनफ है, फटाफट दौड़ाओ कि शेयर कैपिटल के बारे में आपके पास क्या क्या दिमाग में आ रहा है जी, क्या क्या आया दिमाग में। मुझे लगता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम बनने वाले हैं, केवल 2 सीढ़ी दूर हैं बस, इंटर की सीढ़ी क्रॉस करते ही फाइनल की सीढ़ी, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हमारे हाथ में। हाँ, तो यानी कि हमारे लिए ये चीज मुश्किल नहीं होनी चाहिए। पहली बात, शेयर कैपिटल के बारे में अगर मुझे चेक करना हो तो मैं चेक करूंगा सबसे पहले पिछली बैलेंस शीट, मतलब ओपनिंग बैलेंस चेक करूंगा, फिर इस साल की क्लोजिंग फिगर चेक करूंगा और पता लगाऊंगा क्या इंक्रीज हुआ है, कैपिटल में इंक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ है, अगर इंक्रीज हुआ है तो फिर पक्की बात है कोई ना कोई बोर्ड का रेजोल्यूशन जरूर पास हुआ होगा,
तो बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी मेरे दिमाग में जरूर आनी चाहिए कि मैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी भी जरूर लूंगा। उसके बाद अगर इंक्रीज हुआ है पेड अप कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, तो मेरे को एक चीज देखनी पड़ेगी, क्या ऑथराइज कैपिटल के अंडर ही है, मतलब जो इंक्रीज हुई है पेड अप कैपिटल, क्या पेड अप कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो ऑथराइज कैपिटल के अंडर ही है ना। अच्छा, एक चीज सख्त मना है कि कोई भी इशू डिस्काउंट पे नहीं होना चाहिए, तो मैं ये भी चेक करूंगा कि भाई कोई शेयर डिस्काउंट पे तो इशू नहीं किए। अगली बात, अगर मान लीजिए कंसिडरेशन किस फॉर्म में आया है, शेयर कैपिटल अगर इशू हुई है तो कंसिडरेशन कैश में आया या अदर देन कैश, अदर देन कैश में आया है तो क्या वो प्रॉपरली एसेट्स के रूप में रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं, इससे ज्यादा क्या आएगा शेयर कैपिटल में, और तो कुछ आएगा ही नहीं। तो क्या इसमें से मैंने आपको कोई ऐसे भ्रम ज्ञान की प्राप्ति करवाई जो आपको आज तक नहीं था? नहीं, ये तो सारी आपकी नॉलेज में था, ये तो सब आपको पता था। तो बस इसी को इंग्लिश में लिखना है, और क्या। अब कीवर्ड्स अगर आप कह सकते हो तो कीवर्ड्स मार्क कर लो, नहीं कह सकते तो बस सिंपल सा ये बस सुना, जो मैंने बोला वो आपने सुन लिया, अब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, और मैं वही रिकमेंड करूंगा अपनी लैंग्वेज में लिखना। बट फिर भी जिनको लिखने में प्रॉब्लम है वो ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, जैसे यहाँ पर पॉइंट आया रिटर्न कंफर्मेशन, रिटर्न कंफर्मेशन कब लेनी है, अगर कोई चेंज नहीं हुआ, अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो रिटर्न कंफर्मेशन ले लेना मैनेजमेंट से, और अगर कोई चेंज हुआ है तो पहले ये देख लेना कि ऑथराइज कैपिटल की लिमिट के अंडर ही है कि नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात, जो रेजोल्यूशन पास हुए होंगे फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैपिटल, वो जरा प्राप्त कर लेना। फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद अगर फ्रेश इशू हुआ है तो देख लेना कि क्या कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। कंपनी जब भी शेयर इशू करती है ना, अलॉट करती है, तो उसके बाद रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल की जाती है। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह के कॉन्सेप्ट देख लेना। ये सब अगर आप देखना चाहते हो डिटेल में तो इतना कुछ लिखा हुआ है, मतलब एक्सप्लेनेशन में, अब आप अपनी लैंग्वेज में कर रहे हो तो सुन के कर दो, नहीं तो इन चीजों को मैं कीवर्ड्स मार्क करवाता जा रहा हूं। फिर कोई डिस्काउंट पे शेयर इशू तो नहीं हुआ, ये भी देख लेना। अच्छा, पीरियड के पिछले साल के और करंट ईयर के ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये सबके बैलेंसेस देख लीजिए। फिर उसके बाद कहता है, हाँ जी, शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश या कैश में इशू हुआ है तो वो भी देख लीजिएगा। लो जी, हो गया काम, और बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अगला पॉइंट आता है मेरा, इशू ऑफ सिक्योरिटी एट प्रीमियम। हाँ जी, सबसे पहली बात, अब आपको थोड़े अकाउंट्स, थोड़े लॉ के अंदर आ जाना है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब शेयर्स इशू होते हैं मोर देन द नॉमिनल वैल्यू। अच्छा, प्रीमियम को लेकर सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि प्रीमियम का अमाउंट कहां कहां यूज हो सकता है। तो सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इस बारे में बताता है कि प्रीमियम का अमाउंट जो है बायबैक में यूज हो सकता है, बोनस इशू में हो सकता है, और शेयर्स पे जो डिस्काउंट है वहां पे हो सकता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में हो सकता है, इन सब जगहों पे प्रीमियम का अमाउंट यूज हो सकता है। ऑथराइजेशन इन द पेड अप कैपिटल तो कोई चाहिए नहीं, कोई रेजोल्यूशन वगैरह की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रीमियम मतलब कंपनी को फायदा है। तो आपने सबसे पहले प्रीमियम से रिलेटेड कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजन है वो लिख दिए कि प्रीमियम का अमाउंट कहां कहां यूज हो सकता है। लो जी, आपने ये लिख दिया। अब ऑडिटर क्या चेक करेगा, ऑडिटर यही चेक करेगा, दो चीजें हैं चेक करने के लिए, कि पहली बात, जो प्रीमियम आया है वो अमाउंट क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में गया है कि नहीं, हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और दूसरी बात, क्या वो प्रीमियम का अमाउंट जहां यूटिलाइज हुआ है वो बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंग ही यूज हुआ है कि नहीं। बस ये दो पॉइंट है, और कोई तीसरा पॉइंट ही नहीं है। ठीक हो गई थी बात। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे आते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है जब शेयर्स नॉमिनल वैल्यू से नीचे इशू किए जाएं। क्या कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। कंपनी डिस्काउंट पे इशू करेगी तो ये वॉइड होगा। अच्छा, उसके बाद बट 3 एक्सेप्शंस हैं जहां पर कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर सकती है। वो कौन कौन सी एक्सेप्शन है? पहला, स्वेट इक्विटी के रूप में। दूसरा, अगर मान लीजिए इसके लिए कोई स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान, ये कॉन्सेप्ट क्या है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान का, आपने लॉ में पढ़ा हो शायद, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर होता है। जैसे रिसेंटली टाटा ने भूषण स्टील को टेक ओवर किया, तो फिर टाटा ने भूषण स्टील को टेक ओवर करके भूषण स्टील का शेयर 10 पैसे पे उठाया है। ये अलाउ होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर, और जो ये प्लान पास होता है ये क्रेडिटर पास करते हैं, इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान। तो सेकंड स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग अलाउ है। तीसरा, आरबीआई की गाइडलाइंस कहती हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग के केस में भी अलाउ है। तो अगर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस तो भी डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। तो डिस्काउंट के बारे में आपने पहले लॉ पूरा लिख दिया कि कितने कितने केसेस में अलाउ है। अब ऑडिटर का रोल क्या है? अब ऑडिटर का रोल क्या है, ये सारा लॉ पढ़ने के बाद अब ऑडिटर का रोल जरा आप सोच के देखिए कि ऑडिटर का रोल कहां कहां बनता है। तो मैं कहूंगा 2 ही रोल बनते हैं मेजरली। पहली बात, ऑडिटर ये चेक करेगा कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं किए हैं।
और अगर किए हैं तो किस कारण से किए हैं, ये 3 कारण हैं। पहला, इफ द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट दे आर इशूड ओनली एज अ स्वेट इक्विटी, या फिर स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान, या फिर रीस्ट्रक्चरिंग एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। बस ये ऑडिटर का रूल है। उसके बाद इशू ऑफ स्वेट इक्विटी क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी कंपनी किसको इशू करती है? अपने एम्प्लॉयज को। क्यों इशू करती है? क्योंकि एम्प्लॉयज ने कंपनी को कोई नो हाउ या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन द नेचर ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह अवेलेबल करवाया है। ठीक है जी। अब इसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती है, वो क्या कि जो स्वेट इक्विटी के रूप में शेयर्स इशू किए जा रहे हैं वो एग्जिस्टिंग क्लास के ही होने चाहिए। इसको इशू करने से पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, क्योंकि एक स्पेशल बिजनेस होता है तो स्पेशल बिजनेस में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आती है। तो यहां पर भी एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जरूर आएगी जिसके अंदर लिखा जाएगा कि हाँ जी ये मतलब कितने शेयर्स इशू हुए, क्या डिस्काउंट कितना है, प्राइस कितना है, एग्जिस्टिंग प्राइस कितना है, सारी डिटेल उसमें आएगी। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी डिटेल आती है। फिर उसके बाद जो लिस्टेड कंपनियां होंगे उन्हें सभी की गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा, और बाकी सभी कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। ये हमने सारा रूल लिख दिया। रूल नंबर 8 वगैरह पे मत जाना, इतना डिटेल में थोड़ा ना, 10 नंबर का थोड़ा ना घोषणा है। ठीक है। अब ऑडिटर का रोल क्या है, बनाना शुरू कीजिएगा। पहला, चेक करना कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं। दूसरा, चेक करना कि ये जो शेयर इशू हुए हैं वो एग्जिस्टिंग क्लास के ही हैं या नहीं है। तीसरा, सेबी के रेगुलेशंस का पालन हुआ है कि नहीं। चौथा, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स का पालन हुआ है कि नहीं अनलिस्टेड कंपनीज के केस में। पांचवा, जब नोटिस ऑफ द मीटिंग इशू किया गया था तो उस नोटिस ऑफ मीटिंग में सब कुछ लिखा हुआ था कि नहीं। क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं किया। समझ आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल का प्रोविजंस कहां है? सेक्शन 66 में। रिडक्शन ऑफ कैपिटल में क्या होता है जी? सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल केवल तभी हो सकता है जब एग्जिस्टिंग में डिपॉजिट्स में कोई डिफॉल्ट ना हो। रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए ट्राइब्यूनल की अप्रूवल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्राइब्यूनल के अप्रूवल के बिना रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं हो सकता। रिडक्शन ऑफ कैपिटल सेक्शन 66 में दिए गए 3 सिचुएशंस में हो सकता है, उसके अलावा किसी सिचुएशन में नहीं हो सकता रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑल्टरेशन भी पॉसिबल है कि शायद वो ऑल्टरेशन भी हो जाए। अब इतने सारे पॉइंट बोल दिए, ऑडिटर चेक करेगा एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चाहे सिक्योरिटी एट प्रीमियम हो, चाहे स्वेट इक्विटी हो, चाहे डिस्काउंट हो, उससे रिलेटेड लॉ लिखना है। फिर ऑडिटर टू चेक, वही पॉइंट चेक करवा दो जो ऊपर वाले हैं। बस इतना आसान है ये मामला। बताओ और क्या मामला हुआ इसमें? तो ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ इक्विटी। अच्छा, अब ये डिस्क्लोजर की बात कर रहा है। मैंने कहा डिस्क्लोजर का पॉइंट ना थोड़ा ध्यान से खेलना। अब वैसे तो शेड्यूल 3 के अंदर आप पढ़ चुके हो कि इक्विटी का डिस्क्लोजर कैसे आता होगा। मैं थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं। तो देखो जी, डिस्क्लोजर में थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अब शेयर कैपिटल का जब मैं डिस्क्लोजर कर रहा हूं तो मेरे सामने कौन कौन से डिस्क्लोजर में कौन कौन से पॉइंट आने चाहिए। डिस्क्लोजर में मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्क्लोजर में क्या क्या आना चाहिए। पहला, मेरे पास मुझे इक्विटी का अमाउंट अलग से शो करना चाहिए, प्रेफरेंस का अमाउंट अलग से शो करना चाहिए, मुझे उनकी नॉमिनल वैल्यू भी अलग से डिस्क्लोज करनी चाहिए, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स भी अलग से उनके डिस्क्लोज करने चाहिए। उसके बाद मुझे और भी कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए शेड्यूल 3 के मुताबिक। लाइक पिछले 5 साल की शेयर कैपिटल बतानी चाहिए, कितने शेयर होल्ड करती है, कितने शेयर सब्सिडरी होल्ड करती है, वो भी डिस्क्लोजर होना चाहिए, और एक प्रमोटर का डिस्क्लोजर जरूर होना चाहिए। आइए इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान। ये अभी तक का मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा टेक्निकल पॉइंट ये है, शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर क्या होगा। हाँ जी, फॉर ईच क्लास ऑफ द शेयर कैपिटल, चाहे प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स बताने पड़ेंगे एंड अमाउंट ऑफ शेयर ऑथराइज्ड बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल कितनी है ये भी बताना पड़ेगा। ईच शेयर मतलब इक्विटी के लिए अलग, प्रेफरेंस के लिए अलग। फिर उसके बाद पार वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू बतानी पड़ेगी। उसके बाद ओपनिंग फिगर और क्लोजिंग फिगर का जरा रिकंसिलेशन कर देना। फिर हर शेयर के साथ क्या राइट अटैच है वो दे देना। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस के साथ 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मतलब डिविडेंड 9% मिलेगा, ठीक है ना। या फिर प्रेफरेंस को कब कब डिविडेंड का अधिकार होगा, ये भी उसके साथ जो भी राइट अटैच है वो भी उसके बारे में लिख देना। राइट, प्रेफरेंस एंड रिस्ट्रिक्शन अटैच टू ईच क्लास ऑफ शेयर्स, ठीक है। आगे फिर शेयर रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास हेल्ड बाय इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी इंक्लूडिंग शेयर हेल्ड बाय द सब्सिडरीज और एसोसिएट
ऑफ द कंपनी, बस जी इतना लिख देना, ठीक है जी। शेयर्स इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर, हाँ ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। हर वो शेयर होल्डर जो 5% से ऊपर होल्ड करता है उस शेयर होल्डर की डिटेल देना। अच्छा ये अगला पॉइंट भी ध्यान से अच्छा पॉइंट है। 5 साल के लिए, फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग द डेट जिसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर की गई है उससे पिछले 5 साल के लिए, एग्रीगेट नंबर्स एंड क्लास ऑफ द शेयर अलॉटेड एज फुली पेड अप, मतलब पिछले 5 साल की फुली पेड अप शेयर कैपिटल बतानी है। एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ द शेयर्स अलॉटेड एज फुली पेड अप बाय द वे ऑफ बोनस शेयर, पिछले 5 साल में कितने बोनस शेयर्स इशू हुए वो बताने हैं, और कितने शेयर बायबैक हुए हैं ये बताने हैं। ये डिस्क्लोजर ध्यान रखना, इसका रेलेवेंट है काफी, इसे जरूर कोट करना है। जो कीवर्ड्स हैं मैं मार्क करवाई जा रहा हूं बस, जिनको आपने ध्यान रखना है। उसके बाद कॉल्स अनपेड कितनी है ये बताना है, फोरफिटेड शेयर्स कितने हैं ये बताने हैं। अच्छा प्रमोटर से रिलेटेड डिस्क्लोजर याद रख लेना, ये टेबल आपने ध्यान रखनी है। प्रमोटर से रिलेटेड टेबल्स, प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है, सीरियल नंबर, प्रमोटर का नेम, नंबर ऑफ शेयर, परसेंटेज, टोटल शेयर्स में से इसके पास कितने परसेंट है और कितना परसेंटेज का चेंज हुआ है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर प्रमोटर ने एडिशनल एक्वायर्ड किए तो +5%, कम हुए उसके तो -2%, जो भी हुआ है ये बताना है। ये इक्विटी का डिस्क्लोजर है, इसके बारे में ध्यान रखना है। रिकॉल करें दोबारा से एक बार फटाफट, आइएगा। आपने हर क्लास के लिए इक्विटी के अलग, प्रेफरेंस के लिए अलग, नंबर एंड अमाउंट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, फिर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप ये बताने हैं, पार वैल्यू बतानी है, रिकंसिलेशन करना है ओपनिंग फिगर एंड क्लोजिंग फिगर का, उसके बाद राइट अटैच टू ईच क्लास ऑफ द शेयर्स बताने हैं, फिर शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास जो कि कंपनी की होल्डिंग कंपनी, कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज, कंपनी की एसोसिएट कंपनीज या फिर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ये होल्ड करती हैं, फिर शेयर इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर, जो कि ये क्रिटिकल पॉइंट है सबसे, हर शेयर होल्डर जो कि मोर देन 5% होल्ड करता है उसके बारे में बताइए। पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर के एम में आपको बताना है कि एग्रीगेट, ध्यान रखना, एग्रीगेट नंबर एंड शेयर्स, एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स अलॉटेड एज फुली पेड अप, दूसरा फुली पेड अप बाय द वे ऑफ बोनस, तीसरा बॉट बैक, फिर फोर फीचर की डिटेल बता दो, कॉल्स इन एरियर्स की डिटेल बता दो, प्रमोटर्स के बारे में सीरियल नंबर, नेम ऑफ द प्रमोटर, नंबर ऑफ शेयर, परसेंटेज ऑफ टोटल और परसेंटेज चेंज बताना है। ये प्रमोटर का डिस्क्लोजर है, तो ये डिस्क्लोजर पे थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर मेरे पास आता है यूटिलाइजेशन ऑफ द बोरोड फंड एंड द शेयर प्रीमियम, ये क्या कहता है, चलिए इसके बारे में भी समझना करते हैं, शुरू करते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये भी जी। ये पॉइंट हालांकि ऑडिट में आप लोग ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी पढ़ चुके हैं, वहां पे भी था ये पॉइंट, और इसके अलावा लॉ के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां भी 143 में आता था। इसके अलावा यहां पर भी है यूटिलाइजेशन ऑफ द बोरोड फंड एंड द शेयर प्रीमियम। अब यहां पर रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट के कारण 2 पैराग्राफ इंसर्ट किए हैं रिसेंटली, वो हैं ये 2 पैराग्राफ, सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2। कुछ खास नहीं है, बहुत इजी सा है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट छोटा सा ध्यान रख लेना। एक्चुअल में 2 सिचुएशंस को पकड़ा गया है। वो पकड़ा क्या है कि कई बार ना मूवमेंट ऑफ फंड पता नहीं लगता था। मूवमेंट ऑफ फंड मतलब हमारे ना कुछ कानून बने हुए हैं, जिनमें से एक कानून कहता है कि कोई भी कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन नहीं देगी। पहला कानून है हमारा, कोई भी कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन नहीं देगी। होली ओन सब्सिडरी को दे सकते हो बट सब्सिडरी को लोन नहीं दोगे, ये पहला कानून था। अच्छा, फिर दूसरा कानून कहता था कि कोई भी कंपनी किसी ऐसी कंपनी को लोन नहीं देगी जहां पर डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, ये हमारा दूसरा कानून है। ये सब सीए फाइनल में है, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। फिर तीसरा, कोई भी कंपनी अपने ही शेयर्स में खुद इन्वेस्ट नहीं करेगी। अब इन सब चीजों को इंश्योर कैसा किया जाए, तो ऑडिटर को कहा गया कि आपको कुछ ट्रांजैक्शंस को खास चेक करना है। वो कैसे, कि अगर देखिए ये कंपनी है, इसने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया, कहां पर, किसी और पर्सन या एंटिटी में, इंक्लूडिंग द फॉरेन एंटिटी, और ये फॉरेन एंटिटी और या फिर अदर पर्सन जो है इंटरमीडियरी का काम कर रहे हैं, जो कि कंपनी से पैसा लेकर किसी और अदर पर्सन या एंटिटी में लगा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी कि अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है वो कौन है, कंपनी है।
तो जरा इस ट्रांजैक्शन को पकड़ो। अगर कंपनी फंड का मूवमेंट किसी और पर्सन या एंटिटी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी के थ्रू दोबारा किसी और पर्सन या एंटिटी में कर रही है कंपनी के बिहाफ पर ही, और अल्टीमेट बेनिफिशियरी यहां पर कंपनी ही है, तो फिर ऑडिटर इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि कंपनी ने कब फंड किया, एनी अदर पर्सन ने कब इन्वेस्ट किया, और फॉरेन फंडिंग हो रही है, फॉरेन एंटिटी इन्वॉल्व है, तो फॉरेन एक्सचेंज के नियमों का पालन हुआ कि नहीं। ऑडिटर इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट एक बार आप पढ़ लेना, बहुत ईजी है। दूसरी ट्रांजेक्शन कौन सी है, इस ट्रांजेक्शन को पलट दो। तो यानी कि अगर एनी अदर पर्सन और एंटिटी इंक्लूडिंग द फॉरेन एंटिटी अगर कंपनी को फंड कर रहे हैं और कंपनी इंटरमीडियरी का काम कर रही है जो कि उनसे फंड उठाकर किसी और पर्सन या एंटिटी को इनके बिहाफ पर दे रही है, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, ये पर्सन या एंटिटी है, तो फिर इस ट्रांजैक्शन का भी ध्यान रखना। यहां पे भी फॉरेन एक्सचेंज का मूवमेंट हो रहा है, तो फेमा के नियमों का ध्यान रखना। इस अदर एंटिटी ने कंपनी को कब दिया, कंपनी ने इनको कब दिया, इन डेट्स का ध्यान रखना। ये ऑडिटर तुम्हारा कर्तव्य बनता है। बस ये इतना सा पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है। देखिएगा अगर ऐसा मूवमेंट होता है तो फिर क्या होगा फिर क्या होगा, वेयर द कंपनी ने लोन दिया है टू एनी अदर पर्सन और एंटिटी इंक्लूडिंग द फॉरेन एंटिटी विद द अंडरस्टैंडिंग दैट इंटरमीडियरी क्या करेगा, शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेंड और इन्वेस्ट इन द अदर पर्सन। वो इस पे ना पूरी की पूरी इक्वेशन बना के देगा तुम्हें। तो ऑडिटर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए, ऑडिटर तुम ध्यान रखना। पहला, डेट अमाउंट ऑफ द फंड, सिचुएशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। डेट एंड अमाउंट ऑफ द फंड एडवांस और लोन और इन्वेस्टेड इन द इंटरमीडियरी, यानी कि कंपनी ने कितना पैसा इंटरमीडियरी को दिया है, डेट एंड अमाउंट ऑफ द फंड। फिर डेट एंड अमाउंट ऑफ द फंड फर्दर एडवांस और लोन और इन्वेस्टेड बाय सच इंटरमीडियरी टू द अदर इंटरमीडियरी और द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज अलोंग विद द कंप्लीट डिटेल ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी। कौन है अल्टीमेट बेनिफिशियरी, कंपनी या कंपनी की सब्सिडरी या कंपनी की होल्डिंग, ये बता दो जरा हमें। नेक्स्ट, फिर सिमिलरली ये तो हो गया लोन की बात। फिर गारंटी और सिक्योरिटी की बात, कि अगर आपने गारंटी और सिक्योरिटी दी है, गारंटी और सिक्योरिटी की बात की है ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, अगर गारंटी दी गई है या सिक्योरिटी दी गई है किसी लोन से रिलेटेड, तो उस गारंटी या सिक्योरिटी के बारे में डिटेल बताइए कि क्या अमाउंट ऑफ गारंटी और सिक्योरिटी और किस डेट को प्रोवाइड की गई है ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। यानी कि कंपनी ने, मैंने मना किया ना, कोई कंपनी ने जो है अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन तो दे नहीं सकती, और अपनी सब्सिडरी कंपनी को अगर वो गारंटी या सिक्योरिटी देना चाहती है तो केवल तभी दे सकती है जबकि वो लोन जो सब्सिडरी कंपनी को सैंक्शन होगा वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू सैंक्शन होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को प्राइवेट लेंडर से लोन दिलवा के वहां पे गारंटी दी हो। तो इसलिए पॉइंट चेक हो रहा है कि गारंटी और सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की गई है उसका डेट और अमाउंट भी बताओ, ताकि हम चेक कर सकें किसके बिहाफ पर दी गई है, क्यों दी गई है। फिर फेमा का कंप्लायंस, फेमा का कंप्लायंस और मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों का कानून, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्योंकि पैसा इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है कंपनी एक्ट के नियमों की भी। जो कंपनी एक्ट के नियम मैंने बताया उनकी धज्जियां उड़ रही है, तो जब कंपनी एक्ट के नियमों की धज्जियां उड़ती है तो पीएमएलए लग जाता है। कंपनी एक्ट के धज्जियां उड़ाना पीएमएलए में दिए गए कुछ ऑफेंस हैं, उन ऑफेंस में आता है, तो इसलिए। सिमिलरली अब ऑपोजिट ट्रांजैक्शन देखिएगा, वेयर द कंपनी हैज रिसीव्ड द फंड फ्रॉम एनी अदर पर्सन और एंटिटी इंक्लूडिंग द फॉरेन एंटिटी। तो फिर ये सारा लिख दे उसके बारे में फिर अंग्रेजी में। अब ऑडिटर को क्या क्या चेक करना है, ऑडिटर शेल, अब बिल्कुल वही डिस्क्लोजर देखिएगा, क्या क्या डिस्क्लोजर होना चाहिए, ये देखिए। डेट एंड अमाउंट ऑफ द फंड रिसीव्ड, डेट एंड अमाउंट ऑफ द फंड फर्दर एडवांस और लोन्ड, गारंटी और सिक्योरिटी के बारे में, फेमा और पीएमएलए के नियमों का पालन। ठीक है जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन लोग, रिजर्व एंड सरप्लस। आइएगा रिजर्व एंड सरप्लस पे आते हैं। तो देखो जी बात बड़ी सीधी सी है रिजर्व्स को मैं दो पार्ट्स में बांट सकता हूं, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो जिनमें से डिविडेंड बांटा जा सकता है, मतलब विच आर फ्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। और कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जिसमें से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर एग्जाम्पल। अब ऑडिटर तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा, जिस टाइम आप रिजर्व्स चेक कर रहे हो ऑडिटर, तुम्हें क्या क्या चेक करने वाली आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं देखूंगा रिजर्व एंड सरप्लस के ओपनिंग बैलेंसेस को, कि ओपनिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस को रिकंसाइल करूंगा और पता लगाऊंगा क्या ड्यूरिंग द ईयर रिजर्व कितना और क्रिएट हुआ है, कितना और यूटिलाइज हुआ है। यूटिलाइज हुआ है तो पर्पस कहाँ है, मतलब कहाँ पर यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड की पेमेंट के लिए यूज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किस लिए, मतलब कहाँ पर यूज हुआ है, क्या बोनस शेयर में डिक्लेयर करने में यूज हुआ है,
कहाँ पर यूज हुआ है, यही चीजें तो समझते हो, और क्या समझते हो, और क्या है इनमें। अच्छा, और क्या चीजें आ सकती है मेरे पास रिजर्व्स में। हाँ जी, अगर मान लीजिए रिजर्व्स जो है वो यूज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, क्रिएट हुआ है डिविडेंड वगैरह के कारण, लिखा था ना सेक्शन 123 में कि डिविडेंड बांटेगी कंपनी तो कंपनी में ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट टू द रिजर्व, मतलब कर तो सकती है ना। तो अगर कंपनी ने डिविडेंड बांटा है तो फिर शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन देख लेना। सिमिलरली अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इन्वॉल्व हुआ है यहाँ पर, रिजर्व्स में सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, तो जरा बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी देख लेना जहां पर ऑथराइजेशन दिया गया है, क्योंकि जब भी कंपनी शेयर्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम करती है तो फिर शेयर होल्डर का कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होता, बट बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो फिर बोर्ड का रेजोल्यूशन देख लेना सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए, बस यही चीजें तो हैं। हाँ जी, रिप्रेजेंट द प्रॉफिट रेवेन्यू रिजर्व डेट आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज मतलब डिविडेंड, और एक्सटेंशन ऑफ द बिजनेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। स्ट्रेंथन द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन को भी यूज किया जा सकता है, रेवेन्यू रिजर्व के पर्पस बता रहा है। फिर ऑगमेंट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस, ऑगमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज किया जा सकता है रेवेन्यू रिजर्व। फिर कैपिटल रिजर्व विच डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट रिगार्डेड एज अ फ्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, इसके लिमिटेड पर्पस होते हैं। ऑडिट प्रोसीजर क्या है, हाँ जी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और ऑफ द रिजर्व और सरप्लस चेक कर लीजिएगा। फिर अगर कोई एडिशन और यूटिलाइजेशन हुआ है, मार्क कर रहा हूं मैं, ओपनिंग बैलेंसेस चेक कर लेना, और एडिशन और यूटिलाइजेशन के लिए जरा चेक कर लेना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक कर लेना, क्योंकि वहीं से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही मूवमेंट हुआ होगा। एंड ट्रेस द मूवमेंट टू द सरप्लस और डेफिसिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, और मतलब ट्रेस द मूवमेंट टू द सरप्लस और डेफिसिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये मूवमेंट चेक कर लेना। फिर रेजोल्यूशन चेक कर लेना जरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिविडेंड वगैरह के लिए, और फिर शेयर प्रीमियम के लिए कंफर्म कर लेना कंपनी ने शेयर इशू किए हैं इन एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, और उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन चेक कर लेना। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट है बोरोइंग्स। वैसे तो बोरोइंग्स के लिए आपके पास इतना कुछ है कि कुछ जरूरत नहीं है मेरी भी, और आपने ऑलरेडी याद कर रखा है। नहीं याद आ रहा, मैं बताता हूं। कैरो में लोन और बोरोइंग के लिए कितने पॉइंट है, याद है आपको? एक लिमिट आपने कई बार पढ़ी है, सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में एक लिमिट है, 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। बोरोइंग का अमाउंट अगर यहां तक है, अगर बोरोइंग का अमाउंट यहां तक है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से बात चल जाती है, इससे ऊपर है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। फिर उसके बाद बोरोइंग किसकी पावर में आ रही है, किसने बोरो किया है, डायरेक्टर्स ने या शेयर होल्डर ने। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बोरोइंग क्या है, मतलब क्या कहूं मैं, आपके पास लिखने के लिए कम है क्या? बोरोइंग सिक्योर्ड नेचर की है तो सिक्योरिटी कितनी प्रोवाइड की गई है, 100% सिक्योर्ड है या कितनी परसेंट सिक्योर्ड है? ठीक है, क्या बोरोइंग की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनमें से किसी टर्म एंड कंडीशन का वायलेशन तो नहीं कर दिया आपने? वायलेशन किया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर बोरोइंग इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स है तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड की कॉपी चेक कर लो, डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट जो किया गया है एज पर द कंपनीज एक्ट किया गया है कि नहीं, ये चेक कर लो। मतलब कमी है क्या लिखने की? नहीं, आपको तो ये समेटना है कि भाई कितने पॉइंट छोड़ूं और कितने लिखाऊं, क्योंकि 4 नंबर का मतलब है 8 या 9 पॉइंट लिख दो बस। एक तो मैं जो कथा सुनाई है उनमें से लिख दो, मैं कुछ कीवर्ड्स जो होंगे वो मैं यहां मार्क करवाता जाता हूं। आइएगा, कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जो कि बहुत जरूरी करना होगा तो मैं उसको आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए। रिव्यू द बोर्ड मिनट्स फॉर द अप्रूवल ऑफ द न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट, मतलब जब भी कोई लोन अप्रूव होगा, नया लोन लिया जाएगा तो सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर बोर्ड मिनट्स बने होंगे, जरा उन बोर्ड मिनट्स को चेक कर लेना। ड्यूरिंग रिव्यू इंश्योर दैट द लोन एग्रीमेंट और बॉन्ड्स इशुएंस वर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये चेक कर लेना। मतलब अगर जो लाल कलर में लिखा हुआ है बस वही ध्यान रख लेना, काफी है कि रिव्यू द बोर्ड मिनट्स फॉर द अप्रूवल ऑफ द लोन एग्रीमेंट। अच्छा,
दूसरी बात, हाँ, डिबेंचर्स के केस में डिबेंचर ट्रस्ट डीड जरा एग्जामिन कर लेना, उसके जो कोवेनेंट है, कोवेनेंट मतलब जो टर्म्स हैं उसको चेक कर लेना। अच्छा, तीसरा पॉइंट भी देख लेना, शेड्यूल ऑफ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन देख लेना, लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन दोनों के शेड्यूल देख लेना, ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस को चेक कर लेना, देख लेना एडिशनल लोन कितने हैं ड्यूरिंग द ईयर, रीपेड कितने आसान है। ओहो, एक पॉइंट आपने जरूर लिखना है, ये डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। मैं कह रहा हूं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल सिंपल सी बात याद करो ना। क्या करते थे हम? डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या होता था? डायरेक्ट कंफर्मेशन मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे लेते थे आप? बैंकर से या लेंडर से डायरेक्ट कंफर्मेशन मंगाएंगे जिसके अंदर पूरी डिटेल होगी, अमाउंट ऑफ लोन कितना आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड में उनकी बुक्स में, फिर उसके बाद कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना टेन्योर रहता है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कंफर्मेशन। अगर वो नहीं भेजते पहले में तो फिर उसको रिप्लाई करो, मतलब दोबारा रिमाइंडर दो। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर जरूर चिपका गया ना लोन के केस में, ठीक है जी। ऑब्टेन द इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बोरोइंग, किससे? फ्रॉम द लेंडर और द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से, एंड परफॉर्म करना फॉलोइंग। हाँ जी, क्या परफॉर्म करना है डायरेक्ट कंफर्मेशन में? ध्यान रखना कि सारे के सारे फैक्ट्स कंफर्मेशन के अंदर आ जाएं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या सिक्योरिटी है, कितना अमाउंट है, और अगर नहीं आते तो रिमाइंडर के लिए मतलब रिमाइंडर भेज दो, प्लीज रिमाइंडर भेजते रहो। और अगर मान लीजिए कोई डिफरेंस है तो फिर डिफरेंस के लिए रिकंसिलेशन करना, आस्क फॉर द रिकंसिलेशन, मैनेजमेंट को रिकंसाइल करके दो जो डिफरेंस आ रहे हैं, एंड टेस्ट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये ध्यान रख लेना, डायरेक्ट कंफर्मेशन जरूर लिखाना। फिर उसके बाद और कौन सा पॉइंट लिखोगे? जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसे एक बार चेक कर लेना, इंटरेस्ट वगैरह की कैलकुलेशन को चेक कर लेना। उसके बाद अच्छा, ये वाला पॉइंट भी फॉरेन करेंसी वाला लिखाना, ये जरूर लिखाना, AS 11 की रिक्वायरमेंट है ना। फॉर द फॉरेन करेंसी लोन चेक द क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, मतलब फॉरेन करेंसी लोन के लिए अगर फॉरेन करेंसी लोन है तो फिर क्लोजिंग एक्सचेंज रेट जो डॉलर्स का रेट है ना ईयर एंड पे, वो चेक कर लेना। और फिर जरा चेक कर लेना कि आपने जब लिया होगा लोन तो आपने तो दिखाया होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को वहां से मिला $10,000 का लोन, मैंने $10,000 इंटू 80 किया तो मेरा कितना बन गया? 8 लाख रुपए का लोन बन गया। मैंने अपनी बुक्स में 8 लाख रुपए का लोन दिखा दिया, ईयर एंड पे डॉलर्स हो गया 90 का। तो मेरा अभी लोन 8 लाख रुपए, अभी मैंने रीपेमेंट शुरू नहीं की, परंतु मेरा लोन आज के डेट में कितने का हो चुका है? $90 के हिसाब से 9 लाख रुपए का। तो इसे कहते हैं फॉरेन करेंसी की एडजस्टमेंट। तो फिर फॉर फॉरेन करेंसी लोन क्लोजिंग एक्सचेंज रेट चेक करो और वेरीफाई कर लो कैलकुलेशन को ऑफ द रीस्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन करेंसी बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। ये ध्यान रखना, एज पर AS 11 क्या लिखा है? वेरीफाई द कंप्यूटेशन ऑफ द रीस्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन करेंसी बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। ठीक है, ये पॉइंट जरा चेक कर लेना, ये कीवर्ड है इसका, बस इसको बस ध्यान से रख लेना। अच्छा, फिर उसके बाद लोन एग्रीमेंट को गो थ्रू करो, लोन एग्रीमेंट को गो थ्रू करो। अगर आपको लग रहा है कि लेंडर ने, हाँ एक पॉइंट और ध्यान रख लेना, अगर ड्यूरिंग द ईयर लेंडर ने कोई कंडीशन वेव कर दी है, मतलब अगर कोई प्रोविजन वेव्ड हो चुका है बाय द लेंडर की जाए या छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंटिटी ने ना किसी कंडीशन को ब्रीच किया था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करनी थी हर 3 महीने में, आपने नहीं की, लेंडर ने कहा जा माफ किया, मतलब लेंडर ने वेव कर दिया कोई प्रोविजन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ब्रीच ऑफ एनी टर्म या कोवेनेंट हुआ है बाय द एंटिटी। तो फिर जरा कंफर्मेशन ऑफ सच वेवर प्राप्त कर लो कि सही में वेवर हुआ है, वो लेटर प्राप्त कर लो। बस ये पॉइंट अपने आप में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बस। अच्छा जी, फिर डिस्क्लोजर देख लेना कि जो इंस्टॉलमेंट लॉन्ग टर्म की अगले 12 महीनों के अंदर पेमेंट होनी है, उनका डिस्क्लोजर सही हुआ है या नहीं हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ये चेक कर लेना। फिर अगला पॉइंट भी आपको ध्यान ही रहेगा हमेशा, चार्ज के बारे में डिटेल देख लेना। चार्ज के बारे में क्या क्या डिटेल वैसे देखना चाहोगे? मैं देखना चाहूंगा चार्ज क्या रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं, क्रिएशन ऑफ चार्ज हुआ है कि नहीं, मतलब रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं चार्ज, मैं ये देखना चाहूंगा चार्ज के बारे में। ठीक है जी, अपने वर्ड्स में बनाना, ये रट्टा मत मारना प्लीज। फिर अगर मान लीजिए सिक्योरिटी की वैल्यू कम है
यानी कि लोन 10 करोड़ का है और सिक्योरिटी केवल 6 करोड़ की है, तो फिर ये देख लेना कि लोन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, क्योंकि सिक्योर्ड तो केवल 6 करोड़ है, बेशक 10 करोड़ का लोन था, बाकी 4 करोड़ को अनसिक्योर्ड लोन शो किया जाना चाहिए। ठीक है जी, आगे फिर आपके पास लिखने के लिए है कि हाँ जी, ऑडिटर को यह भी चेक कर लेना चाहिए कि जो लोन बोरो किया गया है वो बोरोइंग पावर जो कि मेमोरेंडम में या आर्टिकल में दी गई है उसके अकॉर्डिंग है, उसके परे जाके तो नहीं है। फिर जो सेक्शन 180 की रिक्वायरमेंट है कि 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी या 180 में जो लिमिट दी गई है पेड अप कैपिटल प्लस प्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, उससे ऊपर अगर लोन बोरो तो नहीं कर लिया विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन के, ये भी चेक कर लेना। फिर हाँ, फिर ये भी चेक कर लेना कि जो लोन बोरो किया गया है क्या वो उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है जिस पर्पस के लिए उसे रेज किया गया था। आइए रिकॉल करते हैं फटाफट कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे लोन वगैरह में। मेरे पास आए पॉइंट्स बहुत सारे हो गए। सबसे पहले मैंने बोर्ड का मिनट्स चेक किया और अप्रूवल देखने के लिए कि क्या न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट क्या हुआ है, बोर्ड मिनट चेक किए कि नया लोन कौन कौन से हुए हैं। दूसरी बात, मैंने डिबेंचर ट्रस्ट डीड को एग्जामिन किया, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक किया। फिर मैंने शेड्यूल ऑफ द लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स मंगवाया, ओपनिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस चेक किए, ड्यूरिंग द ईयर कितना रेज किया, कितनी रीपेमेंट हुई, सब चेक कर लिया। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर मैंने लिया बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से, किस लिए लिया मैंने चेक किया सारे के सारे पॉइंट्स, मतलब कितना अमाउंट है, कितना टेन्योर है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने फॉलो अप किया। फिर उसके बाद रिकंसिलेशन करवाया, और अगर रिकंसिलेशन में कोई डिफरेंसेस आया, अगर कोई रिकंसिलेशन में अगर डिफरेंसेस आया तो उसके डॉक्यूमेंट्स मैंने मंगवाए, एविडेंस वगैरह मंगाए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। फिर हाँ जी, मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेक करके खुद देखी। फॉरेन करेंसी लोन को मैंने क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट किया, और वर्ड क्या है, वेरीफाई द कंप्यूटेशन ऑफ द रीस्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन करेंसी बैलेंसेस, मतलब रीस्टेटमेंट किया फॉरेन करेंसी बैलेंसेस का एट द ईयर एंड एज पर AS 11, ये ध्यान रखना। फिर एक क्रिटिकल पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए बायर से कोई कंडीशन ब्रीच हो गई और लेंडर ने उसका वेवर दे दिया है, तो वेवर का जरा कंफर्मेशन ले लो फ्रॉम द लेंडर कि जरा दिखा दे भाई तूने सही में वेवर किया है कि नहीं। अगर इंस्टॉलमेंट पिछले अगले 12 महीने का जो लॉन्ग टर्म लोन फॉलिंग ड्यू है 12 महीने के अंदर अंदर, उसका डिस्क्लोजर जरा चेक कर लेना। फिर चार्ज से रिलेटेड चेक कर लेना, इफ द चार्ज हैज बीन क्रिएटेड, वेदर द चार्ज हैज बीन क्रिएटेड, और क्योंकि बोरोवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो वेदर द चार्ज हैज बीन क्रिएटेड और रजिस्टर्ड विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और नॉट, ये चेक कर लेना। अगर सिक्योर्ड लोन का जो अमाउंट है वो मान लीजिए लोन का अमाउंट ज्यादा है, सिक्योरिटी का अमाउंट कम है, तो क्लासिफिकेशन चेक कर लेना कि क्या उसे जो अनसिक्योर्ड अमाउंट जो है वो अलग से शो किया गया है कि नहीं, ये चेक कर लेना। फिर हाँ जी, ये चेक कर लेना कि जो अमाउंट ऑफ बोरोइंग है वो विद इन द लिमिट एज प्रिस्क्राइब अंडर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल है कि नहीं। फिर ये भी चेक कर लेना कि 180 का नॉन कंप्लायंस तो नहीं हुआ। अगर ये भी लिख सकते हो इसके अंदर कि अगर 180 की लिमिट को क्रॉस कर रहे हो तो चेक कर लेना स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं। उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद चेक कर लेना कि क्या वो जो बोरोइंग उसी लिए यूज की गई है जिसके लिए वो रेस की गई थी कि नहीं। फिर अगर और कुछ चेक करना चाहते हो तो आपके पास कैरो में भी बहुत सब कुछ है, वो भी देख लेना। तो आपके पास इतना मटेरियल है, मैं नहीं बता सकता कितना मटेरियल है, बस आपको वहां पर लिखना है सब कुछ। हाँ जी, फिर उसके बाद डिस्क्लोजर ध्यान रखना, शेड्यूल 3 के अनुसार डिस्क्लोजर कैसे होगा। लॉन्ग टर्म लोन में क्लासिफिकेशन किया आपने, लॉन्ग टर्म लोन का क्लासिफिकेशन फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, क्योंकि सिक्योर्ड नेचर के होते हैं, सबसे ऊपर आते हैं। फिर टर्म लोन का क्लासिफिकेशन बैंक से या अदर पार्टीज से। उसके बाद डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार जनरेट होती हैं, जितना शेड्यूल 3 में आपने डिस्क्लोजर कर रखा है याद करो। फिर डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टीज, लोन टर्म मैच्योरिटीज ऑफ द फाइनेंस लीज, इसमें से अगर कुछ पॉइंट भूल भी जाओ तो कोई घबराने की बात नहीं है। अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है जी। फिर उसके बाद बोरोइंग का फर्दर क्लासिफिकेशन होना चाहिए सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के अंदर भी। फिर उसके बाद अगर लोन में गारंटी दी गई है किसी डायरेक्टर, कोई लोन की गारंटी दी गई है डायरेक्टर वगैरह के द्वारा, तो कितने लोन ऐसे हैं जिनकी गारंटी कंपनी के डायरेक्टर्स ने दी है। फिर हर लोन की रीपेमेंट का टर्म्स जरूर बताना है डिस्क्लोजर में। तो ये लॉन्ग टर्म लोन का डिस्क्लोजर पूरा हुआ। फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बारे में, ट्रेड पेबल्स, अदर्स, ट्रेड पेबल मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग के केस में क्लासिफाई कैसे करोगे, लोन रीपेबल ऑन डिमांड,
लोन रीपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम द बैंक्स या फ्रॉम द अदर पार्टीज, लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी, डिपॉजिट्स जो कि शॉर्ट टर्म में पेबल है, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है जी। फिर यहां पर भी शॉर्ट टर्म में भी बोरोइंग क्लासिफाई कर देना, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों के अंदर क्लासिफाइड कर देना इस बोरोइंग को भी। क्लियर हो गई इतनी बात भी। उसके बाद फिर वही चीज दे रखी है कि कंपनी ने अगर मान लीजिए जो फंड जिस लिए पर्पस के लिए लिया था उस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज किया है तो फिर डिस्क्लोज द डिटेल फॉर विच दे हैव बीन यूज्ड, तो उसका डिस्क्लोजर दे देना कि कहां पर वो यूज किया गया है। उसके बाद अदर एस्पेक्ट्स इन द बोरोइंग पे जब भी सवाल पूछेगा ना तो वो स्पेसिफिकली आपसे पूछेगा, फॉर एग्जांपल कि where the company has borrowing from the banks or financial institution on the basis of security of the current assets, तो क्या स्पेसिफिक डिस्क्लोजर होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी मतलब सिक्योर्ड लोन है, कंपनी ने सिक्योरिटी दी है, तो फिर कौन सा डिस्क्लोजर स्पेसिफिकली होना चाहिए, कौन से एस्पेक्ट्स का अपना ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात का ध्यान रखो, अगर मान लीजिए बोरोइंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स का मतलब क्या है कि आपने स्टॉक एंड डेटर्स के बेसिस पे लोन दिया है। स्टॉक एंड डेटर्स के बेसिस पे लोन दिया का मतलब आपने जो लोन लिया होगा वो वर्किंग कैपिटल लिमिट ली होगी। तो अगर आपने वर्किंग कैपिटल लिमिट वगैरह ली हुई है तो फिर क्या मैं कह सकता हूं आपने इसका मतलब कैश क्रेडिट लिया होगा, चांसेस वही हैं। अगर कैश क्रेडिट लिया होगा तो आपको याद होगा कि बैंक ऑडिट में आपने एक चीज की थी कि आपको क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करनी है। यहां तक भी ध्यान है? हाँ जी, क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करनी है, यहां तक भी ध्यान है। चलिए, तो वही आपको देखना है यहाँ पर कि वेदर द क्वार्टरली रिटर्न्स और द स्टेटमेंट ऑफ द करंट एसेट्स फाइल्ड बाय द कंपनी विद द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो आपने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट किए हैं बैंक को डीपी निकालने के लिए, ड्राइंग पावर निकालने के लिए, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनका रिकंसाइलेशन कीजिएगा, समरी ऑफ रिकंसिलेशन, एंड देखिएगा रीजन क्या है मटेरियल डिस्क्रिपेंसी का। ये अपने आप में रेलेवेंट है, ध्यान रखना। अगर करंट एसेट्स के बेसिस पे अगर वो बोरोइंग के बारे में आपसे पूछता है तो फिर वो आपसे सेकंड पूछ सकता है विलफुल डिफॉल्टर के बारे में क्या क्या डिस्क्लोजर करोगे। विलफुल डिफॉल्टर मतलब जिन्होंने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है। अगर जिन्होंने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है तो फिर किस दिन उनको विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया और उनके डिफॉल्ट की डिटेल, फॉर एग्जांपल क्या अमाउंट ऑफ लोन कितना है, किस तरीके का लोन था। विलफुल डिफॉल्टर का मीनिंग जरूर लिखाना, मींस अ पर्सन और एन इशूअर हु और विच इज कैटेगराइज्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, और अ कंसोर्शियम, उनके कंसोर्शियम के द्वारा इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस एज फ्रेम्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इनके कंसोर्शियम के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता है तो वो विलफुल डिफॉल्टर कहलाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और द सेटिस्फेक्शन विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और सेटिस्फेक्शन, जब कोई नया चार्ज क्रिएट होता है तो उसकी डिटेल भी एमसीए की वेबसाइट पे देखी जानी चाहिए कि हाँ जी आ रही है कि नहीं। और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज मतलब जब चार्ज सेटिस्फाई हो जाता है तो उसकी भी डिटेल वहां पर आनी चाहिए, ये भी देखना चाहिए। तो वेयर एनी चार्ज और सेटिस्फेक्शन येट टू बी रजिस्टर्ड, मतलब अगर येट टू बी रजिस्टर्ड है विद द आरओसी बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड, मतलब अगर आपको याद हो तो चार्ज कितने दिन में रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, 30 दिन, नहीं तो फिर अगले 30 दिन, नहीं तो फिर अगले 60 दिन। तो फिर अगर 120 दिन तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो उसका डिटेल एंड रीजन देयर ऑफ शैल बी डिस्क्लोज्ड। सिमिलरली सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज 30 दिन में हो जाना चाहिए, नहीं तो 300 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो उसका डिटेल एंड रीजन देयर ऑफ समझना चाहिए ऑडिटर को। बस ये वन लाइनर है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगला हमारे पास रेलेवेंट टॉपिक आता है ट्रेड रिसीवेबल, मतलब डेटर्स। हाँ जी, डेटर्स। सबसे पहले तो वही चीजें लिखना जो हमने रिकॉल की थी, अकरेंस, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, ये वो सब चीजें जो भी आप अपनी इच्छा से बना सकते हो वो सब चीजें आप बना सकते हो उनके अकॉर्डिंग। जैसे इन्वेंट्री के बारे में आपने बना ली तो क्या डेटर्स के बारे में नहीं बना पाओगे? कमाल कर दिया आपने। तो फिर बिल्कुल उसी के अनुसार ही चलना। अब ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, देखो जी मैं कुछ और कॉमन चीजें भी बता देता हूं, कुछ स्पेसिफिक चीजें भी बता देता हूं क्या क्या स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए। चलिए, डेटर के बारे में कुछ और स्पेसिफिक चीजें जो आप लिख सकते हो। डेटा, डेटर्स की एजिंग रिपोर्ट जरूर मंगा लेना एज अ ऑडिटर। डेटर की एजिंग रिपोर्ट मतलब, एजिंग रिपोर्ट मतलब 0 से 30 दिन, 31 से 60 दिन, 61 से 90 दिन, ताकि पता लग सके कि कौन से ओवरड्यू हो चुके हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ द डेटर्स अंडर लिटिगेशन एंड कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर, ये भी जरूर देख लेना आगे। फिर उसके बाद वो डेटर्स जो कि डाउटफुल हैं,
scrutinize the analysis and identify, सिंपल लिखो ना, identify those debtors which appears to be doubtful, जो डाउटफुल है उसके लिए मैनेजमेंट से डिस्कशन जरूर करना. रीजन एज टू व्हाई द डेटर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मैनेजमेंट का क्या कहना है. ठीक है जी, जो और मतलब स्पेसिफिक पॉइंट है वो मार्क करवा रहा. आगे डेटर्स के लिए प्रोविजन बनाया गया है और क्या सही रेट लगाया गया है या नहीं, प्रोविजन का कितने % प्रोविजन राइट ऑफ किया गया है. अच्छा फिर हाँ जी, फिर जो भी जो राइट ऑफ की परसेंटेज होती है ना वो अथॉरिटी के द्वारा मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह के द्वारा अप्रूव्ड होती है. तो पे चेक दैट द राइट ऑफ the receivable balances they have been approved by the appropriate authority, that is board of directors. तो वो देख लेना. अब इन देखो जो नॉर्मली इन्वेंट्री वगैरह वाले पॉइंट है जो लिखे हैं वैसे वो तो लिखोगे ही लिखोगे, उनके अलावा ये आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट है, इनमें से कोई भी जितने पॉइंट लिखो मतलब 4 या 5 नंबर के लिए 8-10 पॉइंट बनाने के लिए जितने भी रेलेवेंट है वो लिख सकते हो. तो आपके पास कौन कौन से रेलेवेंट पॉइंट आए अभी तक. डेटर्स की एजिंग रिपोर्ट आपने कलेक्ट की है, डेटर की एजिंग रिपोर्ट आपने कलेक्ट की है, फिर आपने लिस्ट ऑफ द डेटर ऑब्टेन किए हैं विच आर अंडर लिटिगेशंस एंड कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर. फिर दोज डेटर विच अपीयर टू बी डाउटफुल, कोई भी डाउटफुल है उसके लिए डिस्कशन आपने की है मैनेजमेंट के साथ. मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करके आपने क्या किया है कि एज टू व्हाई दीज डेटर्स जो कि डाउटफुल लग रहे हैं आपको, व्हाई दीज डेटर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये क्यों ऐसा हो रहा है. फिर क्या जो प्रोविजनिंग की गई है डेटर्स के लिए वो सही रेट पे की गई है कि नहीं. फिर राइट ऑफ, कोई भी राइट ऑफ अगर हुआ है तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की अप्रूवल, ये देख लेना. फिर उसके बाद हाँ उसके बाद देखिएगा ये पॉइंट भी अच्छा है. कहता है अगर कोई बहुत बड़ा बैलेंस ड्यू है बड़े लंबे टाइम से तो ऑडिटर को जरूर पूछना चाहिए कि भाई जस्टिफिकेशन क्या है. जब मतलब इतना अमाउंट आ भी नहीं रहा तो फिर इसका जस्टिफिकेशन क्या है. नॉर्मली ऐसे गवर्नमेंट ड्यूज होते हैं. अच्छा डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर जरूर लिखाना भाई डेटर में, बिल्कुल जैसे क्रेडिटर्स में लिखा है बैंक वगैरह के लिए वैसे यहां भी लिखाना भाई, सीधी सी बात है. डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिख सकते हो, पॉजिटिव कंफर्मेशन सब लिख देना. पॉजिटिव कंफर्मेशन किसके लिए की जानी चाहिए, लार्ज बैलेंसेस के लिए. नेगेटिव कंफर्मेशन स्मॉल बैलेंसेस के लिए नेगेटिव कंफर्मेशन की जा सकती है. पॉजिटिव कंफर्मेशन में रिमाइंडर जरूर दे देना. मतलब जितना भी आपने एसए के अंदर पढ़ा है ना सारी लैंग्वेज डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर की यहां पे लिख सकते हो और वही लिखी हुई है. दिस शुड नेसेसरी बी डन फॉर ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंसेस. फिर ऑडिटर शुड एम्प्लॉय द डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर विद द कंसेंट ऑफ द एंटिटी, क्लाइंट की कंसेंट से होता है. अगर मैनेजमेंट मना कर देता है, याद है एक्सटर्नल कंफर्मेशन करवाने से मना कर देता है तो फिर तो क्या होगा, तो जस्टिफिकेशन देखा जाना चाहिए. वैलिड ग्राउंड फॉर सच रिक्वेस्ट, याद आ रहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन सारा का सारा वहीं लिखा हुआ है. ये लैंग्वेज अलग हो सकती है मगर जो आपने लैंग्वेज ध्यान रखी है ऐसे की वही लैंग्वेज यहां चिपका क्या नहीं है, ध्यान रखना. ठीक हो गई इतनी बात. फिर उसके बाद हाँ जी, अब यहां पर एक समस्या ये आती है कि कहीं डेटर अंडर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड तो नहीं है. द ऑडिटर नीड टू सेटिस्फाई रिगार्डिंग द कट ऑफ डेट, मतलब विदाउट अ कट ऑफ सेल्स कुड बी अंडरस्टेटेड और ओवर स्टेटेड. क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर एंड के लास्ट के 4 या 5 दिन के अंदर जो सेल्स की गई थी तो आपको देखना है कि डेट इज कट ऑफ डेट मतलब लास्ट के 5 दिन में फाइनेंशियल ईयर के, एंड विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द डेटर्स, जो डेटर्स में इंक्लूड भी की गई है. आपको यह चेक करना है कि ये जो लास्ट के 5 दिन में सेल्स हुई थी क्या ये सेल्स सही में डिस्पैच भी गुड्स डिस्पैच हुई हैं या नहीं हुई, या अभी तक कंपनी के पास है. ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास है और सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनी ने अपना दिखा दिया हो कि हाँ जी सेल्स हो चुकी है, तो सेल्स में भी दिखा रहे हैं इन्वेंट्री में भी दिखा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है. ये पॉइंट लास्ट के 5 डेज वाला पॉइंट ये स्पेसिफिक पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस पे. ठीक है जी. फिर सारी सेल्स रिकॉर्ड हुई है, सारे डेटर्स शो किए गए हैं, कंप्लीटनेस का मतलब है.
ये पॉइंट थोड़ा स्पेसिफिक है, इसके ऊपर ध्यान रख लेना नॉर्मली। अच्छा, डिस्क्लोजर्स, हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेक करने की जरूरत है। अगर कोई फॉरेन करेंसी के ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब विदेशों से अगर किसी ने आना है, फॉरेन करेंसी आपने एक्सपोर्ट किया होगा, विदेशों से पैसा आना है, तो फिर उनका डिस्क्लोजर कैसे होना चाहिए? AS11 के अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस विद AS11। दूसरी बात, अगर जो डेटर्स हैं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो उनका डिस्क्लोजर एज पर AS18 एंड इंड AS24 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रख लेना डिस्क्लोजर से रिलेटेड। बाकी डिस्क्लोजर जो है शेड्यूल 3 का पालन जरूर करना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल के लिए एजिंग रिपोर्ट कैसे शो की जानी चाहिए? ऐसे, मतलब लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से 1 साल, 1 से 2 साल, 2 से 3, मोर देन 3 टोटल। अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड गुड्स, अनडिस्प्यूटेड। उसके बाद अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड गुड्स। डिस्प्यूटेड है मगर अभी राइट ऑफ करने की नौबत नहीं है, मतलब 15-20 दिन हुए होंगे आउटस्टैंडिंग में, फिर डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड डाउटफुल, मिलना मुश्किल है, ये ध्यान रखना। ये ट्रेड रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल, ये डिस्क्लोजर में अगर चिपकाओगे तो बड़ा इंप्रेशन जमेगा इन चीजों का, ध्यान रखना। उसके बाद बस, तो एक काम करते हैं, आज हम यहीं तक करते हैं ये वाला पॉइंट, और अगली क्लास के अंदर पहले आज ये वाले सारे पॉइंट्स को ध्यान से कंसीडर कीजिएगा, फिर अगली क्लास के अंदर हम लोग इस पूरे को खत्म कर देंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।